मैं आखिर यहाँ पे पार्टी की कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ? दोस्तों नमस्कार। नेशनल व्हील्स पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच विवाद की हवा अफवाह अक्सर उड़ाई जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई से बातचीत में उन तमाम अफवाहबाजों की हवा खराब कर दी जो मुख्यमंत्री और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच अनबन को लेकर अक्सर अफवाह उड़ाते रहते हैं। इन अफवाहबाजों की चले तो उत्तर प्रदेश में यदि कोई जानवर भी बच्चा दे दे तो यह कहते हैं कि वहाँ अमित शाह के सिखाने पर यहाँ यह हो गया और मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पीटीआई के साथ बातचीत में केंद्रीय नेतृत्व के साथ अफवाहबाजी, दिल्ली जाने को लेकर उड़ाई जाने वाली अफवाहबाजी को लेकर भी बिल्कुल अपने बेलौस अंदाज में जवाब दिया। साथ ही अभी एक दिन पहले ही ईद के दिन मेरठ में एक बैनर लेकर जो ईद मनाने वालों ने प्रदर्शन किया उसे लेकर भी जवाब दिया, जिसमें यह कहा गया था कि केवल मुसलमानों को ही सड़क पर नमाज अदा करने से रोका जा रहा है, जबकि हिंदू अपने सभी त्यौहार सड़कों पर ही मनाते हैं। यही नहीं, अन्य तमाम मुद्दों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुलकर बिंदास जवाब दिया। क्या आपके कोई मतभेद हैं केंद्रीय लीडर्स के साथ? देखिए, मतभेद होने की बात ही कहाँ से आ जाती है? मैं आखिर यहाँ पे पार्टी की कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ? एक, दूसरी बात है टिकट का वितरण। यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहाँ पहुँचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते हैं। आरएसएस आपको पसंद करता है, मोदी जी आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको उपयोगी कहते हैं, यूपी और योगी मिला के उपयोगी कहते हैं। इस देश के एक बहुत बड़ा तबका आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है कभी न कभी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए पार्टी ने मुझे यहाँ लगाया है और राजनीति मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं है। और ठीक है, इस समय हम यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वास्तव में हूं तो एक योगी। तो ये हम लोग जिस समय तक हैं काम कर रहे हैं। कब तक करेंगे इसी है, और इसका भी एक समय सीमा होगी। आपने मेरे पिछले प्रश्न का उत्तर दे दिया कि ये फुल टाइम जॉब नहीं है मेरे लिए। मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा। तो गवर्नेंस का सवाल है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो डेवलपमेंट है वो सबको समान रूप से पहुंच रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ नेता, जैसे अब मेरठ में जो हुआ, उन्होंने किसी ने कह दिया कि सड़क पे नमाज जो पढ़ेगा ठीक उसको। तो बोला है, ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए देश की आधी जनता। और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, ये है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उदंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखिए। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के
और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उदंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। प्रशासन तो बीच बचाव के लिए गया। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया है, एक कृत्रिम चुनौती उनके कारनामों की परिणति थी, जिसका परिणाम था कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का प्रदेश हर एक क्षेत्र में पिछड़ता गया। चाहे वह गवर्नेंस का क्षेत्र रहा हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर वेलफेयर के स्कीम को उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का रहा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा हो या डेवलपमेंट का रहा हो, एम्प्लॉयमेंट का रहा हो, हर एक क्षेत्र में सब देखने को मिल रही थी। और 2016-17 तक तो ये स्थिति आ गई थी कि पहचान के एक गंभीर संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा था। एक तरफ पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में आगमन के बाद लोगों के मन में एक उत्साह था, उमंग था, लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो भी लागू करती, राज्य के अंदर तत्कालीन सरकार उसको लागू ही नहीं होने देती थी। और अंततः 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी, और आज परिणाम सबके सामने है।